मेरा नाम दीपाली है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। हमारे गांव में एक बड़ा ही अजीब सा रिवाज था। अगर कोई लड़की शादी के 5 महीने बाद तक प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसे तांत्रिक बाबा की कोठरी में 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता था। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरी भाभी को भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी भाभी से ही है राज पूछा तो भाभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बदल गए थे, बल्कि उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो रोती हुई कहने लगी, तुम अभी छोटी हो इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, और रोती हुए बताने लगी कि भगवान किसी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जैसा हमारे गांव की लड़कियों पर किया जाता है। मैं भाभी की बात सुनते ही डर गई थी, लेकिन जब 6 साल के बाद मेरी शादी हुई तो मुझे भी तांत्रिक बाबा की कोठरी पर भेज दिया गया था। लेकिन जो बात मुझे पता चली उससे मेरा मेरा नाम दीपाली है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली में प्यार से कम्मो बुलाया जाता था। किसी ने भी कभी मुझे दीपाली नाम से नहीं बुलाया था। यह नाम मेरी दादी ने रखा था। मेरी दादी मुझे प्यार से कम्मो बुलाया करती थी। उसके बाद से ही घर के सभी लोग मुझे कम्मो कहकर पुकारते थे। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, इसलिए मेरे घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार और लाड किया करते थे। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई और एक बहन थी। मेरे पिता की अपनी एक लॉन्ड्री की दुकान थी। हम गांव में रहते थे, फिर भी वहां पर काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो धोबी से कपड़े धुलवाया करते थे। ये कह लो कि मेरे पिताजी धोबी थे। जैसे जैसे मैं जवान होती गई मुझे आइडिया हुआ कि हमारे गांव के कुछ रिवाज बहुत अजीब से हैं, जिनको लोग मानते भी हैं और उन पर ध्यान भी दिया जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का कोई रिवाज नहीं था, बल्कि उनका जन्म होते ही उनका दहेज और उनकी शादी के बारे में पहले ही सोच विचार कर लिए जाते थे। जैसे ही लड़की जवानी की दहलीज तक पहुंचती थी तो उसकी शादी भी कर दी जाती थी, और शादी भी अपने ही गांव में की जाती थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी लड़की की शादी हमारे गांव से बाहर की गई हो। लड़की अगर हमारे गांव की होती तो उसकी शादी भी हमारे गांव के ही लड़के के साथ की जाती थी। मुझे याद है जब मैं 12 साल की थी तब गांव में एक हंगामा हुआ था। गांव में एक लड़की ने दूसरे गांव के लड़के से शादी करने की बात कही थी, लेकिन उस लड़की की बात पर कोई भी राजी नहीं हुआ था। लड़का भी लड़की के पेरेंट्स के आगे बुरी तरह से गिड़गिड़ा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी रिश्ता लेकर हमारे गांव में भेज दिया था। और वह लड़का कहता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी शादी इस लड़की के साथ कर दो। मगर गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर मना कर दिया। अगर वहाँ शादी हो गई तो पूरा गांव यही करेगा। फिर लड़का काफ़ी समझाने पर भी नहीं समझ रहा था। फिर उसके घर वालों ने लड़के को अपने घर के कमरे में ही बंद कर दिया था और उसको कैद कर दिया था। वह लड़का काफ़ी दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला था। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़के ने अपने कमरे में ही पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। मैं उस टाइम छोटी थी, इसलिए इन बातों को इतनी गहराई से नहीं जानती थी और ना ही अपने गांव की इन रस्म रिवाज के बारे में कुछ जानती थी। मैं बस 4th तक ही पढ़ी हुई थी और मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर मेरे पिताजी ने मना कर दिया था। मैं 4th क्लास तक भी बड़ी इज्जत से पढ़ी थी। मेरे परिवार वाले तो मेरा स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाना चाहते थे। मैं आगे पढ़ने की और ज़िद करती तो मेरे पिताजी कहते कि बस यही तक बहुत है, हमारे गांव में यह सब नहीं चलता है। बहुत रोई थी और बहुत तड़पती थी, मगर मेरे पिता पर कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस दी कि सब गांव वाले बाबा को बहुत मानते हैं, तुम तांत्रिक बाबा के पास जाकर उनसे सिफारिश कराओगी तो तुम्हारे पिता ज़रूर मान जाएंगे। ऐसे ही एक दिन मेरे सब घर वाले कहीं गए हुए थे और मैंने आज से पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। बस इतना जानती थी कि वही पूरे गांव और गांव के लोगों पर अपने राज चलाते हैं और सब लोग उनकी ही बातों को मानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी सिफारिश मेरे पिताजी से करेंगे तो मुझे आगे पढ़ने का भी परमिशन मिल जाएगी। रास्ते में एक छोटा सा घर आता था। जैसे ही मैं इस घर के आगे से गुजरी तो घर की खिड़की से एक लड़की झांक रही थी। उसने मुझे खिड़की से ही आवाज़ लगाई और उसने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया। मैं अंदर गई तो उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो?
तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ने का शौक है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे पढ़ती हो। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए टीचर मिल गई थी। उनका नाम कविता था। जब दोपहर को मेरे घर वाले सोने के लिए लेट जाते थे तो मैं कविता मैम से पढ़ने के लिए आ जाती थी और उन्होंने ही मुझे पढ़ने के लिए किताबें और कॉपियाँ दी थी। कविता मैम को देखकर लगता था कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। अपने घर में शायद वो अकेली ही रहती थी, क्योंकि मैंने उनके घर में उनके अलावा कभी किसी को नहीं देखा था। कविता मैम के पहनने के कपड़े भी गांव की और लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट होते थे। गांव की सारी औरतें पुरानी साड़ियाँ पहनती थी, लेकिन कविता मैम अच्छे अच्छे से सूट पहना करती थी। वह बोलती थी तो मेरा मन करता था कि मैं उनको सुनती चली जाऊं। उनके बोलने का स्टाइल और उनका गेटअप मुझे बहुत पसंद था। पूरे 6 साल में कविता मैम के पास चोरी चुपके पढ़ने के लिए जाती रहती थी। अगर मेरे घर में किसी को मुझ पर शक भी हो जाता तो मैं अपने फ्रेंड के घर का कहकर कविता मैम के घर पढ़ने के लिए आ जाती थी। कविता मैम ने मेरा 9th और 10th का एग्ज़ाम भी दिलवाया दिया था। मेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था। कविता मैम ने मुझे खुद ही स्कूल ले जाकर मेरे पेपर्स भी दिलवाए थे। मेरी माँ को और मेरी बहन को इस बारे में पता था, लेकिन मेरी वजह से वो खामोश रहीं। उन्होंने इस बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे दोनों भाइयों ने तुम्हारे घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। वैसे भी अब तुम्हारे भैया की शादी होने वाली है, इसलिए तुम अपने भैया की शादी की तैयारियों में बिजी हो जाओ। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं चाहती हूँ भैया की शादी में कविता मैम को भी बुलाया जाए। ये बात सुनकर मेरी माँ अचानक ही घबरा गई और कहने लगी, खबरदार किसी को बताना भी मत कि तुम उस कविता को जानती हो। इस गांव के सभी लोगों ने उसके साथ संबंध खत्म कर रखे हैं। मैं ये सोचकर हैरान रह गई और कहने लगी, मगर ऐसा क्यों माँ? माँ कहने लगी, क्योंकि एक दिन उसने तांत्रिक बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। ये तांत्रिक बाबा वही था जिसको गांव के सारे लोग बहुत इज्जत दिया करते थे और उसका बहुत सम्मान किया करते थे। तांत्रिक बाबा को ही गांव का सरपंच भी बना दिया गया था। उस दिन मुझे पहली बार अपने गांव के अजीबोगरीब रिवाज के बारे में पता चला था कि जो लड़की शादी के 5 महीने बाद तक प्रेग्नेंट नहीं होती उसे तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन रहने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कविता मैम बाकी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट थी। वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उन्होंने तांत्रिक बाबा के पास जाने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उनके सारे परिवार वालों ने और उनके ससुराल वालों ने उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे और उनको उस घर में बंद कर दिया था। ये सब मुझे पहली बार पता चला था और ये रिवाज सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। फिलहाल मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बहन अपने ससुराल चली गई और भाभी हमारे घर पर आ गई थी। वो हमारे गांव में ही रहती थी, इसलिए मैं भाभी को पहले से ही जानती थी। भाभी के घर आने से मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी बहन की भी विदाई हो गई थी, इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। मगर भाभी घर में आते ही मेरी दोस्त बन गई थी। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी और समझदार थी और बहुत सुशील और संस्कारी भी थी। वो सारा सारा दिन भगवान की पूजा में ही गुजार दिया करती थी। मैं उनसे पूछती तो वो कहती, प्रार्थना किया करो भगवान से मुझे जल्दी से जल्दी औलाद दे दे। अगर मैं 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। मेरे बड़े भैया और मेरी बहन की शादी एक ही दिन हुई थी और शादी के तीसरे महीने में ही मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी। मगर मेरी भाभी की गोद अभी भी सूनी ही थी। मैंने भाभी को समझाया और कहा कि आप उदास क्यों हो रही हो, आप इस बारे में भैया से कहो, हो सकता है वो आपका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा दें, उसके बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। भाभी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर किसी का इलाज नहीं करवाया जाता, यहाँ सिर्फ तांत्रिक बाबा से ही इलाज करवाया जाता है। लेकिन मैं तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती।
बस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरी भाभी की शादी को 4 महीने हो गए थे तो गांव की औरतों ने हमारे घर आकर मेरी माँ को राय देना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहू को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चलो। भाभी बहुत डर गई थी और सारा दिन रोती रहती थी। मेरी भाभी की शादी को अब 5 महीने पूरे हो चुके थे। जब भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो गांव के रिवाज के मुताबिक कुछ औरतें उनको लेने के लिए आ गईं। मैंने कहा, जब भाभी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो। मेरी माँ कहने लगी, बेटी तुम अभी छोटी हो इसलिए इन बातों में मत पड़ो। अगर यह तांत्रिक बाबा के पास नहीं गई तो तुम्हारे भैया तुम्हारी भाभी को तलाक देकर घर से निकाल देंगे। तलाक का नाम सुनकर भाभी घबरा गई थी और बुरी तरह से डर गई थी। उसके बाद रोते हुए भाभी तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी जाते टाइम पर मुझे गले मिलते हुए गई थी। मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी कि सिर्फ 5 दिन की ही तो बात है। न जाने भाभी इतना क्यों डर रही है। मुझे वैसे भी यकीन नहीं था कि किसी तांत्रिक बाबा के इलाज से किसी के यहाँ पर बच्चा भी पैदा हो सकता है। मैंने अगर कविता मैम से शिक्षा हासिल ना की होती तो शायद मैं भी इन बेतुकी बातों का शिकार हो गई होती। कविता मैम की दी हुई शिक्षा मुझे अच्छी तरह से याद थी कि संतान देना भगवान का काम है। मैं जानना चाहती थी कि बाबा के पास जाकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है कोई, और बाबा क्या करता है। भाभी को गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। मैं चोरी चुपके घर से निकल गई थी ताकि जाकर भाभी का हाल चाल मालूम कर सकूं। वो तांत्रिक बाबा गांव के सबसे आखिरी कोने में रहता था। मैं अपना मुंह छुपाकर वहां से चली गई थी। वहाँ एक बड़ी सी कोठरी थी जिसके आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे कमरे भी बने हुए थे। उन कमरों में काफ़ी सारी औरतें मौजूद थीं। मैं हर कमरे की खुली हुई खिड़की के पास जाकर भाभी को ढूंढ रही थी। आखिरी 3-4 कमरों के बाद एक कमरा नज़र आया था जिसकी खिड़की खुली हुई थी। वहीं से मुझे भाभी नज़र आ गई थी। वो ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैंने उनको आवाज़ दी तो भाभी मुझे देखकर चौंक गई थी। वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, मैं 2 दिन के बाद खुद आ जाऊंगी। मैंने कुछ पूछना चाहा तो भाभी ने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। वो मुझे कुछ परेशान लग रही थी। भाभी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देख ले। मैं भाभी के कहने पर लौट आई थी। पूरे 5 दिन हुए तो मेरी माँ और भैया जाकर भाभी को घर पर लेकर आ गए थे। भाभी बहुत बुरी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी पड़े हुए थे और वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने कहा, माँ यह भाभी को क्या हुआ है? मेरी माँ कहने लगी, चुप करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी भाभी को। तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला करो, अभी तुम छोटी हो। माँ ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था। माँ कहने लगी, बाबा के इलाज की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने माँ के ऐसे कहने पर अफसोस में सिर हिला दिया था और अपने दिल में सोचने लगी कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि बाबा के इलाज से भाभी प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन मैं हैरान तो तब हुई थी जब 1 महीना गुजर गया था और उसके बाद खबर मिली कि भाभी प्रेग्नेंट है। माँ और भैया की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं था। वो सारे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। ये सब कुछ मेरी सोच से ऊपर था। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी ये सब क्या राज है, ऐसा क्या हो गया? आखिर वो तांत्रिक बाबा औरतों के साथ ऐसा भी क्या करता है कि औरतें इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं? और आप भी प्रेग्नेंट हो गई हो, ऐसा कैसे हुआ बताओ ना भाभी। वह उसकी कोठरी में आपके साथ क्या हुआ? मेरी यह बात सुनकर भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। वो अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि मुझसे यह सब मत पूछो। मैंने भाभी से बहुत ज़िद की तो भाभी ने बस इतना कहा कि तुम अभी छोटी हो, मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि इस रिवाज ने मुझ समेत कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। भगवान किसी भी लड़की पर ऐसा जुल्म ना करे जो हमारे गांव की लड़कियों पर होता है। मैं भी भाभी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी कि आखिर ऐसा क्या जुल्म होता है
भाभी ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन के बाद हमेशा मैंने भाभी को उदास ही देखा था। 9 महीने पूरे होने के बाद भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया था। भाभी की बेटी देखने में बिल्कुल भाभी पर ही गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस संतान के लिए मन्नत और प्रार्थना करने वाली भाभी की जब अपनी संतान हो गई थी तो वो उसे देखती तक नहीं थी। लगता ही नहीं था कि उनकी अपनी बेटी है। वो तो उससे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती थी। मैं कई बार भाभी को कहती कि अपनी बेटी का ध्यान रखा करो, आपकी बेटी को हम क्यों संभालें, हमसे ज़्यादा ही आपकी बेटी है। मगर वो शायद दिमागी मरीज बन चुकी थी। हंसकर कहती कि उसे वहीं उस कोठरी पर ही छोड़ आओ, मैं क्यों इसे हाथ लगाऊं, मैं तो गंदी हो गई हूँ, मेरे साथ गंदा काम किया गया है। पता नहीं क्यों मगर मुझे यही लगता था कि जब से भाभी उस तांत्रिक बाबा के पास गई है तब से ही वो बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे भाभी की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। वो हमेशा खोई खोई सी रहती थी और कुछ वक्त बाद बिल्कुल ही अपने होशो हवास खोने लगी थी। माँ रोज़ परेशान होकर यही कहती थी कि इसे ठीक करने के लिए एक बार फिर से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा। एक दिन जब भाभी के सामने यह बात हुई कि उन्हें दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना पड़ेगा, यह बात सुनकर वो बुरी तरीके से डर गई थी और कहने लगी कि नहीं, मुझे दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो डर की वजह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी और वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ बड़े गर्व के साथ लोगों से कहती कि देखा, बस तांत्रिक बाबा का नाम लिया और हमारी बहू ठीक हो गई। इससे बढ़कर उनके चमत्कार का सबूत और क्या होगा। मगर मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने 1-2 बार फिर से भाभी से पूछा, बताओ भाभी, तांत्रिक बाबा ने किस तरह से आपका इलाज किया। मगर वो हंस देती थी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब तुम्हारी शादी होगी। मैं भाभी की हालत देखकर सोचती रहती थी कि भगवान न करे मुझे उसके पास जाना पड़े। इसी तरह से 2-3 साल गुजर गए थे और इसी दौरान मेरी एक बहुत पक्की फ्रेंड की भी शादी हो गई थी। वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे भी तांत्रिक बाबा के पास भेज दिया गया था। मगर वह जब वापस आई तो बहुत खुशहाल नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कोई और ही कहानी सुनाएगी। मगर वो तो कहने लगी कि उस पर तंत्र मंत्र और फूंक कर उसका इलाज किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर उसने 5 दिन गुजारे थे। उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। वह अलग अलग बातें एक ही इंसान के बारे में बता रही थी। मैं उलझन का शिकार हो गई थी। मेरे लिए गांव से एक रिश्ता आया और जल्द ही मेरी शादी भी कर दी गई थी। मैं अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था और मेरी ससुराल में भी सब लोग बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो दूसरों के साथ हुआ ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजरे, हर तरफ से आवाज़ें आने लगी कि तुम्हारे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, ये प्रेग्नेंट कब होगी। कोई औरत हमारे घर में आकर कहती कि अगर तुम्हारी बहू 5 महीने में प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसे तांत्रिक बाबा के पास ले जाना। मैं इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गई थी और परेशान होकर अपनी कविता मैम के पास चली गई थी और उनको सारी बात बताकर उनसे राय मांगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करना, अपनी शादी के 5 महीने पूरे होने के बाद तुम अपने ससुराल वालों को झूठ बोल देना कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। मैं यह राय सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, ऐसे तो कुछ दिनों बाद मेरा राज खुल जाएगा और जब सच सबके सामने आएगा फिर मैं क्या करूँगी। कविता मैम ने कहा, तो फिर तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम वहाँ जाने के लिए मना कर देना। मैंने दुखी होकर उनसे कहा कि इस तरह तो मुझे भी घर के अंदर कैद करके रखा जाएगा। आप तो बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। कविता ने हैरान होकर पूछा, फिर तुम क्या करोगी। मैंने उनसे कहा कि मैं तांत्रिक बाबा के पास ज़रूर जाऊंगी और जाकर सच का पता लगाऊंगी कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं और मैं अपनी सास को भी कह दूंगी कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। रिवाज के मुताबिक मेरी सास और गांव की 2 औरतें मुझे अपने साथ लेकर तांत्रिक बाबा की कोठरी पर छोड़ने चली गई थी। रास्ते भर मेरी भाभी मुझे मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ, मगर मैं इतने सालों से अपने अंदर चलती हुई उलझन को दूर करना और सवालों के जवाब जानना चाहती थी, इसलिए मुझे वहाँ जाने का कोई डर नहीं था। मैंने जैसे ही वहाँ पर कदम रखा, हैरत की वजह से मेरे कदम जकड़ कर रह गए थे। यह वह माहौल नहीं था जो मेरी शादी से पहले था। यहाँ पर सारी औरतें गीता का पाठ पढ़ती हुई नजर आ रही थी। चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी।
मैंने इससे पहले कभी तांत्रिक बाबा को नहीं देखा था। मैंने उनका सिर्फ नाम ही सुना था और जब देखा तो मैं दंग रह गई थी। उनके पास एक काला पत्थर रखा हुआ था और वह आंखें बंद करके बैठा था। उसके पास लोग जाते और वह उन पर कुछ पढ़कर फूंक रहा था। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान रह गई थी। अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं हैरान रह गई थी। मेरी सास मुझे तांत्रिक बाबा के कहने पर एक कमरे के अंदर छोड़ गई थी। यह कमरा छोटा सा था और सिंपल सा था और चारों तरफ चादर बिछी हुई थी और जगह जगह मोमबत्ती भी लगी हुई थी। सारे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी हो रही थी। इस खतरनाक कमरे में मुझे डर लग रहा था, लेकिन इस कमरे में मेरे अलावा और कोई मौजूद नहीं था। मैं यहाँ पर अकेली थी। मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन आने लगा था कि यहाँ पर सिर्फ तंत्र मंत्र फूंक कर ही औरतों का इलाज किया जाता है। मेरी सास ने मुझे बताया था कि मुझे 5 दिन तक लगातार यहीं पर रहना है। मैं यहाँ पर सुबह के टाइम आई थी, लेकिन अब मुझे रात हो गई थी। रात के टाइम पर मेरे पास एक लड़की मुझे खाना देने के लिए आई थी। उस लड़की के अलावा कमरे में अभी तक कोई और मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था और ना ही इस बाबा ने मुझे बुलाया था। मैंने सोचा उसके पास ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी। यही सब सोचकर मैं सोने के लिए लेट गई थी। मैं बहुत गहरी नींद में चली गई थी जब आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हुआ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। कमरे में बुरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे दिमाग में वो सब आने लगा था जो भाभी कह रही थी। इससे पहले मैं शोर मचाती, जो आदमी अंदर आया था उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उस मोमबत्ती की रोशनी जब उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मुझे कुछ सुकून हुआ था। वह तो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मैंने हैरान होकर अपने पति से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे कि तांत्रिक बाबा ने कहा था कि तुम अपनी पत्नी के कमरे में रात को जाकर सो जाना। वह कहीं अकेली रात को यहाँ पर डर न जाए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। मुझे यह सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई थी कि वो तांत्रिक बाबा ऐसा नहीं था जैसा मैंने उसके बारे में सोचा था। अगले दिन तांत्रिक बाबा ने मुझे सुबह सुबह अपने पास बुलाया और हम दोनों पर कुछ पढ़कर फूंक दिया और उसके बाद मेरे पति काम पर चले गए। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मेरे ही कमरे में बने हुए मंदिर के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर रात हुई तो फिर से मेरा पति मेरे पास आ गया था। मैं वहाँ का सारा माहौल देखकर बहुत इम्प्रेस हुई थी, लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि मेरे पति ने इतने ढेर सारे पैसे उस तांत्रिक बाबा को क्यों दिए। कहीं इस बाबा की फीस थी या कुछ और? तो मेरे पति कहने लगे कि अरे पागल, तांत्रिक बाबा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनकी कोई फीस नहीं है। लेकिन ये मैंने अपनी खुशी से उनको दे दिया। ये रकम को हमसे ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे ना। यही अपनी खुशी और हैसियत के मुताबिक उनको पैसे दिए जाते हैं। उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। बाबा जी इतने अच्छे हैं, तभी तो सारे गांव में तांत्रिक बाबा का नाम चलता है। तांत्रिक बाबा के पास 5 दिन तक मेरा इलाज चलता रहा था। मुझे वहां पर पीने के लिए कुछ दवाइयाँ भी दी जाती थी। तांत्रिक बाबा मुझ पर कुछ फूंकने भी आते थे, लेकिन वो मुझे नज़र उठाकर तक नहीं देखते थे। भाभी की सारी बातें झूठी निकलती जा रही थी। वो तो ऐसे रोती थी जैसे यहाँ पर लड़कियों के साथ बहुत जुल्म किया जाता हो, जबकि मैंने देखा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पूरे 5 दिन वहाँ पर रह कर आ गई थी। मेरी सास और पति को पक्का यकीन था कि मैं भी बहुत जल्द उनको प्रेग्नेंट होने की खबर सुना दूंगी, मगर 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। मेरी सास और बाकी लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि लगता है इन पति पत्नी के पाप कुछ ज़्यादा ही हैं, जो तांत्रिक बाबा के इलाज के बावजूद भी ये दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। मैं बहुत परेशान होकर अपने माता पिता के घर चली आई थी। वहाँ पर भाभी भी मौजूद थी और अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। भाभी मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, वहाँ जाकर तुमने अपना शौक़ पूरा कर लिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान थी। भाभी की बातें सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैंने भाभी से गुस्से में कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया जाता जिसको बताकर आप इतना रो रही थी। वो तांत्रिक बाबा तो बहुत शरीफ इंसान है और वहाँ के लोगों का इलाज बहुत ईमानदारी से करता है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और बाकी की लड़कियाँ वहाँ जाने के बाद प्रेग्नेंट क्यों हो गई? मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई? मेरे पास तो एक बेटी भी है। मैं भी तो तांत्रिक बाबा के पास ही गई थी ना।
मेरे पास भाभी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा, भाभी आपको तो पता है कि हमारे गांव में डॉक्टर के पास नहीं बल्कि इसी तांत्रिक बाबा के पास ही ले जाया जाता है। मैंने आपकी ही बातों पर यकीन किया था और वहां पर चली गई थी ताकि वहां पर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं उसका सर सारे गांव वालों के सामने ला सकूं, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आई। भाभी कहने लगी, अब तुम देखना, रोज़ तुम्हारे घर 2 औरतें आएंगी और जो तुमसे कहेंगी कि अपने पाप का पश्चाताप करने के लिए दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चली जाओ। तुम नहीं भी जाना चाहोगी तो भी ये सारे गांव वाले तुम्हें दोबारा भेजने पर तुम्हें मजबूर कर देंगे और इस बार तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी ये सारी बातें लिख कर रख लो। मैं भाभी की सारी बातें सुनकर बहुत डर गई थी और अपने घर मतलब अपने ससुराल को वापस आ गई थी। लेकिन अब की बार तो वही हुआ था जैसा भाभी ने कहा था। रोज़ अलग अलग तरह की 2 औरतें हमारे घर पर आ जाती थी और मेरी सास वही सब कुछ कहती जो मुझे भाभी ने बताया था। वो कहती, बहू को दोबारा से तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाओ, इसके पापों का पश्चाताप करवाओ, तभी जाकर तुम दादी बनोगी। रोज़ हमारे घर में कोई ना कोई नई औरत आती और मेरी सास को पट्टियाँ पढ़ाती। वही सब कुछ चल रहा था जिसके बारे में भाभी मुझे पहले बता चुकी थी। मैं सारे हालात से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि अब मेरी सास के तेवर भी बदलने लगे थे और मुझे उनके तेवर से डर लगने लगा था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि चलो दोबारा तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। अब तक भाभी की कही गई सारी बातें सच साबित होती चली आ रही थी। मैं और मेरे पति वहां पर गए तो तांत्रिक बाबा हमसे कहने लगा, तुम्हारे पति के पाप तो बहुत कम है लेकिन तुम्हारे पाप बहुत ज़्यादा हैं जिनका पश्चाताप करना होगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के आगे रो रो कर अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पूरे लगातार 3 दिन और 3 रातों तक हमारे यहाँ कमरे के अंदर बंद होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना ही करनी है। मैंने कहा, ठीक है, इसमें मेरे पति भी मेरा साथ देंगे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने कहा, इस बार तुम्हारा पति तुम्हारा साथ नहीं देगा और ना ही कमरे में रुकेगा। यह बात सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए थे। भाभी की कही गई हर बात सच साबित हो रही थी। ना जाने क्या सच था और क्या झूठ था। वो जो मैं अपनी आंखों से पिछली बार देख चुकी थी वो सच था या जो मैं अब देख रही थी वो सच था। मैं अपने पति को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुके और मुझे छोड़कर चले गए। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने साथ कुछ गलत होने का अंदेशा नज़र आ रहा था। लेकिन मैं उड़कर कमरे में चली गई जहाँ पर मुझे पहले रखा गया था। मैं दोबारा वहीं पर आ गई थी जहाँ पर मैं पहली बार भी नहीं जाना चाहती थी और एक बार फिर से मैं उस कमरे में आ गई थी क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे कि मैं ना चाहते हुए भी भाभी के कहने पर यहाँ पर आ गई थी। और फिर मुझे सच का भी तो पता लगाना था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तांत्रिक बाबा भी मेरे कमरे में आ गया था। मैंने कहा, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? तांत्रिक बाबा ने मेरे करीब आते हुए कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं डरकर पीछे हट गई और पूछने लगी, तो आप मेरी मदद करेंगे? तांत्रिक बाबा कहने लगा, हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ। तुम ज़रूर माँ बनोगी और अपने बच्चे को अपने हाथों से खिला सकोगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा ने जो मुझे शर्त बताई उसे सुनकर तो मेरे कदमों के तले ज़मीन ही निकल गई थी। भाभी ने सच ही कहा था कि वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में छुपा हुआ भेड़िया था जो लोगों के साथ गलत कर रहा था। मुझसे भी गलत करने के लिए कहा था। मैंने मना कर दिया तो बोला, इस तरह से तो तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। रोज़ लोग तुम्हारे घर जा जाकर तुम्हें बेइज्जत करेंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगी? उसने मुझे इतने बुरे तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था कि मैं उसकी बात मानने के बारे में सोचूं। वह खतरनाक हंसी हंसने लगा था। मैं आप सब कुछ समझ चुकी थी। मैंने पूछा, यकीनन तुम्हारे पास जो औरतें आती होंगी तुम उनके साथ भी यही सब कुछ करते होगे और उसे इसी तरह से ब्लैकमेल करते होगे, इसलिए वो बेचारी चुप हो जाती होंगी और अपनी इज्जत और शादी बचाने की खातिर इस गलत काम के लिए तैयार हो जाती होंगी। वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, ऐसा ही है। जो लड़कियां मेरे पास आती हैं वो ज़्यादा ही बेबस और लाचार होती हैं, ज़माने और ससुराल की सताई हुई होती हैं। अगर उनके यहाँ पर बच्चा पैदा ना हो तो उनका तलाक हो जाएगा, इसी डर से वो मेरे पास आती हैं। वो कहने लगा, मैंने पूरे गांव में अपनी खबरी औरतें फैलाई हुई हैं जो एक तो मेरे बारे में लोगों को
भरोसा जीत लेती हैं और दूसरा वो जानबूझकर उन लड़कियों के घर जाती हैं जिनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते थे और लड़कियों की सास और ससुराल वालों के दिमाग में यह बात बैठा देते हैं कि वह उनको मेरे पास लेकर आ जाए। इन्हीं औरतों की खबर से मुझे पता चला था कि तुम इस नियत से मेरे पास आ रही हो ताकि तुम मेरी असलियत के बारे में जान सको। इसलिए मैंने अपना रूप बदल लिया और अपनी कोठरी की हुलिया को भी बिल्कुल बदल दिया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर किसी तरह का भी शक करो, इसलिए मैंने तुम्हें शक करने का मौका ही नहीं दिया। मैंने ही उन औरतों को दोबारा तुम्हारे घर भेजा ताकि वो ताने देकर तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम दोबारा यहाँ पर आने पर खुद ही मजबूर हो जाओ, और वही हुआ। आखिरकार तुम्हें औलाद के लिए यहाँ पर दोबारा से आना ही पड़ा। अभी अगर तुम नहीं आती तुम्हारे साथ कितना बुरा होता, तुम्हारी सास तुम्हें तलाक दिलवा देती। मैंने सोचते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी असलियत सारे गांव वालों को बता दूं तो वो तांत्रिक बाबा कहने लगा, तुम ऐसा करोगी तो बहुत बुरा पछताओगी, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। तुम्हें याद नहीं कि तुम शायद इन गांव वालों के सामने मेरी तारीफ कर चुकी हो। ये बात तो वो सच में बिल्कुल ठीक कह रहा था, ऐसा ही था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शायद मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर मैं उसके थोड़ा और आगे बढ़ी और कमरे के पर्दों को झट से हटा दिया। पर्दे के पीछे से गांव वाले बाहर आ गए थे। उसके बाद तांत्रिक बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बाजी इस तरह से भी पलटी जा सकती है और मैं ऐसा भी कुछ कर सकती थी। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो सबको एक साथ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे। मैं जब वहाँ पर 5 दिन रह कर गई थी, इसलिए मैंने जो कुछ भी देखा था वही सब कुछ बता दिया था लोगों को। अगर मैं सब कुछ सच बताती तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा इंतज़ाम किया कि बाबा की सच्चाई को सब अपनी आंखों से देख लेते और कानों से सुन लेते। इसी तरह उनकी आंखों पर पड़ा हुआ झूठ का पर्दा और अंधविश्वास की पट्टी भी खुल गई थी। वो काफ़ी सालों से बंधी हुई थी। कमरा छोटा था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने पहले ही गांव के लोगों को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और चारों तरफ 2-2 लोग खड़े हुए थे। गांव के कुछ 2-3 जवान आदमी थे और 2 बूढ़े थे और 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैं इन सब लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने इन लोगों से पहले ही बात कर ली थी और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अपने साथ यहाँ लाने के लिए राज़ी किया था, क्योंकि यह लोग तो अपने बाबा के बारे में कुछ गलत सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे। मुझे गलत साबित करने के लिए यह लोग यहाँ पर आ गए थे। मैं अगर कुछ बताती तो कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, इसलिए मैं इस आदमी के मुँह से बातों ही बातों में सारी सच्चाई उगलवाना चाहती थी। मैंने उससे इस ढंग से बात की थी कि अपने मुंह से खुद अपने गुनाह कबूल कर ले। इस आदमी ने अपने सारे गुनाहों की सच्चाई अपने मुंह से कह दी थी और सारे लोगों ने सुन भी ली थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। मेरे पति ने आगे बढ़कर तांत्रिक बाबा की पिटाई करना शुरू कर दी और बाकी सारे मर्द भी अब उसके साथ मिल गए थे और मैंने भी उन औरतों को पकड़ लिया था जो सारे गाँव में बाबा की खबरें फैलाती थी। मैंने यह सब कुछ अपनी भाभी के कहने पर किया था और मैं बहुत खुश थी कि झूठे और ढोंगी बाबा का असलियत मैंने सारे गांव वालों के सामने खोल दी थी। कविता मैम ने जब यह बात सुनी तो खुशी से मुझे गले लगा लिया था और वह कहने लगी, जिस काम की हिम्मत में सारी ज़िंदगी नहीं कर पाई वो काम तुमने कर दिखाया। मेरी फ्रेंड मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उस टाइम मैं बहुत डर गई थी, इसलिए उसने मुझे बाबा की असलियत नहीं बताई थी। उसे नाटक करना पड़ा क्योंकि तांत्रिक बाबा ने उसे तलाक की धमकी दी थी, तो वो इस बाबा के कहने के मुताबिक मजबूर हो गई थी। जैसा उसे कहा जा रहा था वो वैसा ही कर रही थी। मैंने कहा सबको असली बात पता चल गई, लेकिन इस सारे शुक्रिया की हकदार मेरी भाभी हैं जिन्होंने मुझे इस काम के लिए राज़ी किया था, हिम्मत और हौसला दिया था। सारे गांव वालों की अगले ठिकाने आ चुकी थी और उन्होंने ठान लिया था कि अब कभी अपनी बेटी और बहनों को किसी गलत आदमी के हवाले नहीं करेंगे। उस दिन के बाद सारे गांव का माहौल ही बदल कर रह गया था। सारे गांव वाले समझदार हो गए थे और उन्होंने अपने घर की बेटियों को शिक्षा देना भी शुरू कर दिया था। अब हमारे गांव के लोग भी काफ़ी समझदार हो गए थे और कुछ महीनों के बाद मैंने भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। तांत्रिक बाबा को तो पुलिस के हवाले कर अब गांव के सारे लोग और औरतें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।